हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे नर्वस सिस्टम पार्ट 2 यानी कि तंत्रिका तंत्र का भाग 2 देखेंगे। तंत्रिका तंत्र भाग 1 में हमने क्या स्टडी किया, मस्तिष्क के बारे में और मस्तिष्क के कितने प्रकार होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं उनकी स्टडी की। आज की क्लास में हम देखेंगे स्पाइनल कार्ड के बारे में। ठीक है, स्पाइनल कार्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरुदंड या फिर मेरुरज्जु, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, मेरुरज्जु या मेरुदंड किसको बोलते हैं, स्पाइनल कार्ड को बोलते हैं। ठीक है, और ये किसका पार्ट होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है उसका पार्ट होता है। मेरुदंड बॉडी के एकदम सेंटर में पाया जाता है, इसीलिए इसे सीएनएस का पार्ट बोला जाता है। ठीक है, अब स्पाइनल कार्ड होता क्या है, तो स्पाइनल कार्ड का काम क्या होता है, रिफ्लेक्शन एक्शन के थ्रू आपकी बॉडी में कार्य को कंट्रोल करना। जैसे कि आप चल रहे हो कहीं और आपके सामने अचानक से कांटा आ जाता है या आपके सामने कोई आग आ जाता है, तो आपका पैर उस पर पड़ने से पहले ही आप अपने पैर को पीछे खींच लेते हो। तो ये किस क्रिया के द्वारा हो रहा है, तो आप बोलोगे प्रतिवर्ती क्रिया, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन एक्शन के कारण ही ऐसा हो पाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जैसे ये मार्कर है। ठीक है, अब ये मार्कर हमारी आंखों में आकर लगने वाला है। ठीक है, तो ये मार्कर यहाँ तक पहुँचने से पहले हमारी पलकें क्या होती हैं, क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, मीन्स आंखों को प्रोटेक्शन करने के लिए पलकें क्या होती हैं, क्लोज हो जाती हैं। तो ये भी किस पर बेस्ड है, रिफ्लेक्शन एक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, तो आपको रिफ्लेक्शन एक्शन क्या होता है यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है समझ आ गई होगी। कोई घटना घटने से पहले हम उससे अवेयर हो जाएं, ठीक है, वही रिफ्लेक्शन एक्शन होता है। और यही काम कौन करवाता है, किसके थ्रू हो पाता है, स्पाइनल कार्ड के थ्रू होता है। तो यह मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे का भाग होता है। ठीक है, पीछे का भाग होता है, मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका भाग है, हिंज, जो हमारा हिंज ब्रेन होता है यानी कि जो पश्च मस्तिष्क होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सेरिबेलम जो कि कान के साथ मिलकर पूरी बॉडी को खड़े रहने में बैलेंसिंग करता है, और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि नॉन वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे रिस्पायरेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, डाइजेशन हो गया, तो उनको कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे का भाग क्या होता है, स्पाइनल कार्ड होता है। ठीक है, ये इसका शेप कैसा होता है, यह बेलनाकार बेलनाकार आकृति का या आकार का होता है, आकृति का होता है। मीन्स इसका जो शेप है, इसकी आकृति जो है, इसका फिगर जो कैसा होता है, बेलनाकार होता है, जिसमें जिसमें एक सेंट्रल कैनाल पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, सेंट्रल कैनाल पाया जाता है। देखो समझो मैंने क्या बोला, ये बेलनाकार शेप में होता है और इसके अंदर ये जो नाल है, यानी कि इसको आप कह सकते हो, कनाल को नाल कह सकते हो, ये जो सेंट्रल कनाल है इसमें क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, और इस फ्लूइड का नाम क्या है, इस फ्लूइड का नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब इसका काम क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसका काम होता है, ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है। ठीक है, मतलब समझो इसका, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका अचानक से हेड, सर है आपका, कहीं पर भी टकरा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपके ब्रेन को चोट नहीं पहुंचती है, चोट नहीं पहुंचती है क्योंकि जो आपका ब्रेन है वो क्रेनियल से क्या है, कवर है, प्रोटेक्टेड है वो। ठीक है, और जैसे ही चोट लगती है तो इसमें जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, ये क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। मीन्स उस दर्द को, उस चोट को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि ब्रेन को कोई अफेक्ट ना मिल पाए। अब जो भी ह्यूमन ब्रेन होता है, ठीक है, ये ह्यूमन ब्रेन है,
ठीक है, इस तरीके से 3 लेयर होता है। जो सबसे इंटरनल लेयर होता है उसको इंटरनल पार्ट होता है, अंदर का पार्ट होता है, इसे बोलते हैं पाईमीटर। और जो सबसे आउटर लेयर होता है इसको बोलते हैं ड्यूरोमीटर। और जो मिडिल लेयर होता है इसको बोलते हैं आर्केनॉइड। जो ये आर्केनॉइड है और पाईमीटर है, ठीक है, इनके बीच वाला जो ये पार्ट है इसी में ही भरा होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ भरा होता है? पाईमीटर और आर्केनॉइड के बीच वाली लेयर में भरा होता है, जो क्या करता है, एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, अब इसको मेनिंजाइटिस भी कह सकते हो। मेनिंजाइटिस भी एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस का मतलब जैसे कि ब्रेन में स्वेलिंग आ गई या ब्रेन में कोई फीवर हो रहा है, ठीक है, किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। तो इसी बीमारी को नाम क्या दे दिया गया? मेनिंजाइटिस। लास्ट में कहीं इटिस लग जाए, ठीक है, जैसे हमने क्या बोला आपको, मेनिंजाइटिस, तो इसमें आपको लास्ट में क्या दिख रहा है? इटिस दिख रहा है। ठीक है, तो कहीं भी आइटिस लग जाता है तो इसका मतलब उस पार्ट पर क्या है? स्वेलिंग है। ठीक है, या फिर वहां पर रेडनेस है। ठीक है, रेडनेस है, या फिर आप कह सकते हो पेन है। ठीक है, तो आइटिस का मतलब यही होता है। मेनिन का मतलब ब्रेन की बात हो रही है, तो ब्रेन में सूजन हो गई है, ब्रेन में फीवर है, ब्रेन में पेन है, तो क्या बोला गया? इसे मेनिंजाइटिस बोल दिया गया। ठीक है, ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक डिसीज है मेनिंजाइटिस। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, ये तो हो गया ड्यूरोमीटर, आउटर लेयर, इंटरनल लेयर हो गई इसकी पाईमीटर, और बीच वाली लेयर हो गई क्या इसकी? आर्केनॉइड। ठीक है, ये 3 लेयर हो गए। नेक्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे? स्पाइनल कार्ड क्या करता है? रिफ्लेक्शन एक्शन को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कार्ड रिफ्लेक्शन एक्शन को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्शन एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है। अब मैंने आपको क्या बोला कि ये जो रिफ्लेक्शन एक्शन है इसका मतलब क्या हुआ और इसकी पता किसने लगाई? तो रिफ्लेक्शन एक्शन का पता सबसे पहले मार्शल हॉल ने लगाई थी। ठीक है, मार्शल हॉल ने रिफ्लेक्शन एक्शन का यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया का सबसे पहले पता किसने लगाया था? मार्शल हॉल ने लगाया था। ठीक है, अब मार्शल हॉल ने लगाया रिफ्लेक्शन एक्शन का, तो रिफ्लेक्शन एक्शन है क्या ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते समय अचानक से कांटा पड़ने पर पैर का, कांटा या कांच लिख सकते हो, कांटा या कांच, ठीक है, पड़ने पर पैर का अचानक पीछे हट जाना। ठीक है, पीछे हट जाना। या फिर आप कह सकते हो कि कोई गर्म कॉफी का कप है और उसको जैसे ही आप टच करने जा रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि बहुत ही गर्म है और आप जल जाओगे, तो आप क्या कर रहे हो? अपने हाथ को पीछे खींच ले रहे हो। तो वो भी क्या है? किसका एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्शन एक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका स्पाइनल कार्ड सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, CNS आपका कंप्लीट हो जाता है, ब्रेन भी खत्म हो गया और स्पाइनल कार्ड भी खत्म हो गया। नेक्स्ट देखेंगे PNS के बारे में, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब मैंने आपको क्या बताया है? पेरिफेरल का मतलब ही क्या हो जाता है? पेरिफेरल का मतलब पराधीन, जो दूसरों से कनेक्टेड हो। ठीक है, अब ये दूसरों से किससे कनेक्टेड होगा? तो ये CNS से कनेक्टेड होता है, यानी कि केंद्रीय नर्वस सिस्टम से अटैच होता है। कौन? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और CNS के 2 पार्ट कौन से हैं? एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कार्ड है। तो जब ब्रेन से कनेक्टेड हुआ तो इसे बोल दिया गया क्रेनियल नर्व। ठीक है, और जब ये स्पाइनल कार्ड से कनेक्टेड हुआ तो इसे क्या बोल दिया गया? स्पाइनल नर्व। ठीक है, स्पाइनल नर्व की संख्या पूछी जाती है कि कितने होते हैं, तो याद रखना है 31 पेयर में होते हैं, और क्रेनियल नर्व टोटल 12 पेयर में होते हैं। ठीक है, 24 होते हैं और ये 62 होते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई नर्व की। और इन दोनों को आप क्या नाम दे सकते हो? पेरिफेरल नर्व नाम दे सकते हो। पेरिफेरल नर्व नाम दे सकते हो। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? पराधीन, यानी कि बाहर से कनेक्टेड।
तो ये बात हो गई किसकी, पीएनएस की। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, वो ये है कि पीएनएस करता क्या है, ये याद रखना है आपको। यह सीएनएस को अन्य भाग से जोड़कर रखता है, ठीक है, जोड़कर रखता है। और यह संवेदी मतलब सेंसरी, ठीक है, या संवेदी मीन्स सेंसरी, और संपादी मतलब इफरेंट, ठीक है, इफरेंट रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से या टिश्यू से इंफॉर्मेशन को कहाँ पर भेजना, सीएनएस तक भेजना, और फिर सीएनएस से इंफॉर्मेशन को वापस बॉडी तक भेजना या फिर ऑर्गन तक भेजना सीएनएस के द्वारा। तो ये दो नर्व होती हैं, या फिर आप कह सकते हो दो फाइबर होते हैं, ठीक है, एक संवेदी और एक संपादी। इनको आप देख सकते हो, इसमें दो नर्व होती हैं, सॉरी दो फाइबर होते हैं, फाइबर के नाम क्या क्या हैं, एक है अफेरेंट फाइबर और दूसरा है इफेरेंट फाइबर, ठीक है। अब इफेरेंट का काम समझ लो, इफेरेंट क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को या सूचनाओं को क्या करता है, ऑर्गन या टिश्यू यानी कि अंग या ऊतक से कहां पर भेजता है, सीएनएस तक भेजता है, यानी कि केंद्रीय नर्व सिस्टम तक भेजता है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट काम ये काम किसका होता है, अफरेंट का होता है। और इफरेंट का काम क्या होता है, इफरेंट क्या करता है, इंफॉर्मेशन को सीएनएस से वापस ऑर्गन या टिश्यू के पास भेज देता है, ठीक है। तो अफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर दोनों ही आपको समझ आ गई होंगी। अफरेंट क्या करता है, ऑर्गन या टिश्यू से इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक भेजता है। सीएनएस क्या करता है, इफरेंट क्या करता है, सीएनएस से इंफॉर्मेशन को वापस कहाँ पर भेजता है, बॉडी के ऑर्गन्स में भेजता है। फॉर एग्जाम्पल एक बात समझो आप, मान लो आपको कहीं पर अल्फाबेट ए लिखा है, ठीक है। अब ये आपके माइंड में कहीं ना कहीं बचपन से ही ये स्टोर है, ठीक है। तो जैसे ही आपका ध्यान इस पर पड़ा, आपने ये देखा, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ये ऑर्गन, आपकी आंखें कौन सी ऑर्गन है, आपकी आंखों ने, सेंसरी ऑर्गन, आंखों ने इसको क्या किया, देखा, विजुलाइज किया, ए लिखा है। इसने इंफॉर्मेशन को तुरंत कहाँ भेजा, सीएनएस के पास भेजा, यानी कि ब्रेन को भेजा। सीएनएस में दो ही चीज तो है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। इसने क्या किया, ब्रेन के पास भेजा। अब ब्रेन ने समझा कि हाँ, हमने इसको कुछ टाइम पहले पढ़ा था, इसे क्या कहते हैं, ए कहते हैं, ठीक है। और उसने क्या किया, तुरंत रिएक्ट करके इंफॉर्मेशन को बताया, किसको, फिर से ऑर्गन को या टिश्यू को, आंखों को, माइंड को, ठीक है, कि हाँ ये क्या है, ए है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना इफरेंट या अफरेंट फाइबर के थ्रू, ठीक है, ये किस में होता है, पीएनएस में ही होता है। तो पीएनएस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर, पीएनएस हो गया, ठीक है। लास्ट क्या होता है अब, एएनएस, ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, स्वाधीन, या फिर आप कह सकते हो स्वातीय, ठीक है, स्वातीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र। ऑटोनोमस को क्या बोलते हैं, स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। एक तरीके से आप कह सकते हो ये क्या करता है, सेल्फ कंट्रोलिंग का कार्य करता है, मीन्स ये खुद को नियंत्रण कर सकता है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो, ये क्या है, एक सेल्फ कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है, यानी कि यह स्वनियंत्रित, खुद से नियंत्रित होने वाला एक सिस्टम है, जिसका नाम क्या है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी, तो लैंगली ने इसकी खोज की थी, ठीक है। लैंगली ने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की खोज की थी, और इसको इन्होंने बताया कि ये क्या है, एक सेल्फ कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। और ये क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट अंगों की, बॉडी के, शरीर के डिफरेंट पार्ट्स का, जो डिफरेंट ऑर्गन है, ठीक है, विभिन्न अंगों को क्या करता है, एक
रिदिम यानी कि एक लय प्रदान करता है, एक रिदिम प्रदान करता है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा 3 पॉइंट इसके। ऑटोनोमस ये क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल सिस्टम होता है, यानी कि स्वनियंत्रित होने वाला एक सिस्टम है। और इसकी खोज किसने की थी? लैंगली ने की थी। सर्वप्रथम लैंगली ने ही इसे देखा था। बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को एक लय प्रदान करने का काम किसका होता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का होता है। ठीक है, अब ये कितने तरीके का होता है? ये 2 तरह का होता है। कौन कौन से हैं इनके टाइप समझिए। एक होता है यहाँ पर सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, और एक होता है पैरा सिंपैथेटिक। ठीक है, इसको बोलते हैं परानुकंपी और इसको बोलते हैं अनुकंपी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो सिंपैथेटिक होता है ये एक्साइट करने वाला, ठीक है, एक्साइट यानी कि उत्तेजित करने वाला सिग्नल भेजता है, उत्तेजित करने वाला सिग्नल भेजता है या जनरेट करता है। ठीक है, भेजता है। और ये क्या करता है? ये काम यानी कि शांत करने वाला सिग्नल भेजता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझिए। ये क्या कर रहा है? एक्साइट कर रहा है चीजों को, यानी कि उत्तेजित कर रहा है, बढ़ा रहा है। और ये क्या कर रहा है? चीजों को कंट्रोल कर रहा है, काम कर रहा है, शांत कर रहा है, मिनिमाइज करवाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल आप समझोगे, अगर सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा? ये एक्साइट करने वाला सिग्नल भेज रहा है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, और गुस्सा आ रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है, गुस्सा आ रहा है तो क्या होता है? उस टाइम पे आंख की पुतली बढ़ जाती है। ठीक है, एक्सपेंशन हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी सी दिखने लगती हैं। ठीक है, और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। दैट मीन्स आपकी हार्ट बीट भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो गई। ठीक है, हार्ट बीट इंक्रीज हो गई, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो गया, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो गई, आंखें बड़ी बड़ी दिखने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें क्या हो रही है? सब चीज इंक्रीज हो रही हैं सिवाय सलाइवा के। ठीक है, यानी कि जो सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा है लाल ग्रंथि से वो कम हो रहा है, बाकी सब चीजें यहाँ पर क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही हैं। इसके जस्ट अपोजिट परानुकंपी में क्या होता है? चीजें डिक्रीज होती हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? ठीक है, यहाँ पर आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले दिल की धड़कनें यानी कि हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट क्या होता है? यहाँ पर बढ़ जाती हैं। ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है? घट जाती हैं। दिल की धड़कन तेज हो गई गुस्सा करने पर। दूसरा क्या हुआ? आंख की पुतली। ठीक है, आंख की पुतली ये क्या हो रही है? यहाँ पर फैलती है। ठीक है, कैसे क्या होती है? फैलती है। और यहाँ पर क्या होती है? संकुचित होती है, यानी कि छोटी हो जाती है। अब आपको गुस्सा आया, हार्ट बीट बढ़ा, तो कहीं ना कहीं सांस लेना भी, ठीक है, दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो? जो श्वसन दर है, श्वसन दर है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। और यहाँ पर क्या होगी? घटेगी। ठीक है, हार्ट बीट बढ़ गया, रिस्पायरेशन रेट बढ़ गया। नेक्स्ट आप क्या कहोगे? ब्लड प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा ना, बीपी भी क्या होगी? बढ़ेगी। और इधर क्या होगी? बीपी घटेगी। ठीक है, ये इतने पॉइंट हो गए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के। नेक्स्ट आप मैंने क्या बोला आपको कि इसमें एक चीज होती है कि सलाइवा का सिक्रीशन क्या होता है? बहुत कम होता है। यहाँ पर सलाइवा का सिक्रीशन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो आप ये भी पॉइंट नोट कर लो। सलाइवा ग्लैंड, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है यानी कि लाल ग्रंथि होती है, ये क्या करती है? सलाइवा का सिक्रीशन, सलाइवा को कम स्रावित करती है। ठीक है, कम स्रावित करती है यानी कि कम निकालती है, कम सिक्रीशन करती है। कौन? लाल ग्रंथि लाल को कम निकालती है और इसमें सिक्रीशन क्या होता है? फिर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये 2 चीजें आपको समझ लेनी है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा या फिर नंबर ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी की संख्या, ठीक है, क्या होती है? बढ़ जाती हैं। ठीक है, और इधर क्या होंगी? घट जाएंगी। मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रखा है और उसमें आपको बताया है
कि जो ब्लड होता है हमारा, उसमें क्या होता है, सॉलिड पार्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं सॉलिड पार्ट में, ठीक है। तो आरबीसी की क्या होती है, साइज भी बढ़ती है और नंबर भी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड में नंबर ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी की संख्या बढ़ रही है, साइज नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, ब्लड में ग्लूकोज की भी मात्रा बढ़ रही है। लेकिन अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहे हैं, जो उसको काम करने का काम कर रहा है, सिग्नल भेज रहा है, वो क्या कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज और आरबीसी की संख्या को क्या कर रहा है, मेंटेन करके रख रहा है, यानी कि घट जाती है, कम करके रख रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक की बात हो गई। यहीं पर ही आपको एक पॉइंट समझना है, अल्जाइमर आपने एक डिसीज का नाम सुना होगा, जो कि ब्रेन में होने वाली एक डिसीज है, ठीक है। क्या है? अल्जाइमर, देख लो, अल्जाइमर, ठीक है। ये ब्रेन की एक बीमारी है, ब्रेन की, मस्तिष्क की क्या है, ये बीमारी है। क्या बीमारी है ये देखो, ब्रेन में क्या पाया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, ठीक है। न्यूरॉन का बना होता है और उस न्यूरॉन में ही क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर लगा होता है, ठीक है। तो याद रखना आपको हिप्पोकैम्पस के बारे में। हिप्पोकैम्पस क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर की उपस्थिति में, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर की उपस्थिति में क्या करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को, यानी कि थोड़े दिन याद रखने वाली मेमोरी को क्या करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल देता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल देता है। कौन बदल देता है, हिप्पोकैम्पस, किसकी प्रेजेंस में, न्यूरोट्रांसमीटर की प्रेजेंस में शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल देता है। लेकिन अगर न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, अनुपस्थिति है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल नहीं पाती है, और इसी बीमारी को क्या बोला जाता है, अल्जाइमर बोला जाता है, ठीक है। तो अल्जाइमर आपको समझ आ गया होगा, क्या होता है, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर की अनुपस्थिति होती है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें क्या देखते हैं, अभी मैंने आपको बोला था कि जो ब्रेन होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, वो न्यूरॉन का बना होता है, ठीक है। बाकी हमने तीनों पार्ट पढ़ लिया, एएनएस, सीएनएस और पीएनएस तीनों ही पढ़ लिया है। अब हमें क्या देखना है कि जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होती हैं, ये न्यूरॉन का बंडल होती हैं, ठीक है, यानी कि न्यूरॉन का नेटवर्क होती है, न्यूरॉन से बनी होती हैं। और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको समझना है, यहाँ पर ये क्या है, इनसे बहुत सिग्नल्स निकलते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, डेंड्राइट बोला जाता है, डेंड्राइट, ठीक है, डेंड्राइट्स बोला जाता है। बीच में ही क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, केंद्रक। यहीं पर ही क्या लगा होता है, यहाँ पर एक्सॉन्स लगे होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, एक्सॉन्स, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके ये एक न्यूरॉन को मैंने दिखाया, ठीक है, एक न्यूरॉन का सिंबल आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है। न्यूरॉन में क्या क्या आपको पढ़ना है, डेंड्राइट्स पढ़ना है, सेल बॉडी पढ़ना है, ये क्या हो गया, सेल बॉडी हो गई, और सेल बॉडी में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये एक्सॉन्स हो गया, ठीक है। इसके बारे में आपको स्टडी करनी है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है। इस पार्ट को क्या बोला जाता है, व्हाइट पार्ट बोला जाता है, व्हाइट पार्ट, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्रे पार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रे पार्ट है, ये व्हाइट पार्ट है। ग्रे पार्ट क्या करता है, व्हाइट पार्ट क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को यानी कि जो सूचनाएं होती हैं, मैसेज होते हैं, उनको क्या करता है, ट्रांसफर करता है, भेजता है एक जगह से दूसरे जगह पर। कौन, व्हाइट पार्ट, यानी कि एक्सॉन। एक्सॉन क्या कर रहा है, यहाँ पर केमिकल मैसेंजर की तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स मिलने पर, ठीक है। अब ग्रे पार्ट की बात करते हैं, ये जितनी ज्यादा होगी, यानी कि इनकी संख्या जितनी ज्यादा होती है,
आईक्यू क्या होता है, उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। आईक्यू लेवल उतना ही ज़्यादा होता है और ये क्या करता है, सूचनाओं को यानी कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो जो ग्रे पार्ट हो गया वो इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को स्टोर कर रहा है, जो व्हाइट पार्ट है वो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे, डेंड्राइट्स क्या है, ठीक है, एक्सॉन्स क्या है, सेल बॉडी क्या है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि किसी भी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आपको 3 पार्ट पढ़ना है, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको समझ लेते हैं। देखो ये जो डिफरेंट डेंड्राइट्स है ना, इनसे क्या होता है, एक दूसरा जाके सेल कनेक्ट हो सकता है, यानी कि एक दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट हो सकता है। तो ये आपको एक न्यूरॉन दिखाया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, डेंड्राइट क्या होता है वो देखते हैं। पहला है आपका डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ठीक है। मैंने क्या बोला आपसे कि डेंड्राइट्स क्या करता है, यह इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, ठीक है, रिसीव करता है। वैसे मैंने आपको क्या स्ट्रक्चर दिखाया कि कुछ ऐसा था और यहाँ पर एक्सॉन्स लगे थे, फिर यहाँ पर कुछ ऐसा निकला था। तो इधर से जाकर दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट होगा, फिर ये इसके डेंड्राइट्स हो गए, ये दूसरा डेंड्राइट्स हो गया, ये दूसरा हो गया, कुछ ऐसे सेल बॉडी से जाकर कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये दूसरा न्यूरॉन हो जाएगा, फिर ये इसका एक्सॉन हो जाएगा, इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, जो डेंड्राइट्स है ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, यानी कि इकट्ठा कर रहा है। दूसरा आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेज निकली होती हैं, तो ये क्या करता है, ब्रांचेज को एक्सटेंड करता है, ठीक है, यानी कि बढ़ाता है, एक्सटेंड करता है। ब्रांचेज एक्सटेंशन का काम, ठीक है, ब्रांच एक्सटेंशन का काम किसका होता है, डेंड्राइट का होता है, और इंफॉर्मेशन को रिसीव भी कौन करता है, डेंड्राइट करता है। नेक्स्ट मैंने आपको बोला सेल बॉडी के बारे में, ठीक है। डेंड्राइट्स के ही अंदर आपने क्या देखा था, सेल बॉडी, और सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या है, साइटोन है, ठीक है। सेल बॉडी को क्या बोला जाता है, साइटोन बोला जाता है, जो कि न्यूरॉन का मुख्य पार्ट माना जाता है, ठीक है। सेल बॉडी, इसका दूसरा नाम क्या है, साइटोन है। और इसी साइटोन में क्या होते हैं, निसेल्स ग्रेन्यूल, यानी कि आप कह सकते हो निसेल्स के कण पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, साइटोन में पाए जाते हैं। और साइटोन किसका नाम है, सेल बॉडी का नाम है, और ये क्या है, न्यूरॉन का एक पार्ट है, और न्यूरॉन का ये मेन पार्ट है, यानी कि मुख्य भाग कहा जाता है, ठीक है, मुख्य भाग है न्यूरॉन का, एक मेन पार्ट है कौन, सेल बॉडी, आल्सो नोन एज साइटोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, निसेल्स ग्रेन्यूल पाया जाता है, यानी कि निसेल्स के कण भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर समझना है कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। तो सेल बॉडी में क्या होता है, केंद्रक भी उपस्थित होता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि इसमें क्या होता है, इसमें एक टिपिकल, ठीक है, टिपिकल टाइप का या प्रकार का साइटोप्लाज्मा भी पाया जाता है। साइटोप्लाज्मा का मतलब क्या होता है, या आप क्या कहोगे, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। तो ये इतनी चीजें आपको समझ के रखनी है, किसके बारे में, सेल बॉडी के बारे में, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, न्यूरॉन का एक पार्ट है। तो साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे, थर्ड पार्ट जो इसका रह रहा है वो क्या रह रहा है, एक्सॉन क्या होते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स देख लिया, सेल बॉडी देख लिया, लास्ट है क्या, एक्सॉन, ठीक है। ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, ठीक है, ये ट्रांसमिट द सिग्नल और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। क्या होता है, एक तरीके का ये लॉन्ग फाइबर होता है, ठीक है, लंबी फाइबर होती है एक, ठीक है। मैंने क्या दिखाया था आपको, कुछ इस तरीके से बना था। तो इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, साइनेप्सिस पाए जाते हैं, साइनेप्सिस, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, एक सिग्नल्स को या इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर करना साइनेप्सिस का काम होता है, ठीक है। और एक्सॉन्स जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के एक्सॉन्स होते हैं, 3 टाइप्स, कौन कौन से हैं, एक है मल्टीपोलर, ठीक है, सेकंड है
बाईपोलर और लास्ट है आपका यूनिपोलर। ठीक है, तो जो ये मल्टीपोलर है इसमें क्या होता है, एक एक्सॉन होता है प्लस वन एक्सॉन प्लस टू और मोर डेंड्रॉइड्स होंगे, तो इसे क्या बोला जाएगा, मल्टीपोलर बोला जाता है। इसका एग्जांपल आप किसे दे सकते हो, इसका एग्जांपल हो जाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, यानी कि मिड ब्रेन का जो पार्ट होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वो इसका एग्जांपल आप कह सकते हो कि वहां पर मल्टीपोलर एक्सॉन पाए जाते हैं। अब बाईपोलर की बात करते हैं तो इसमें वन एक्सॉन्स और वन डेंड्रॉइड्स होते हैं। ठीक है, वन एक्सॉन वन डेंड्रॉइड्स होते हैं और यूनिपोलर में ओनली वन एक्सॉन्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल, बाईपोलर का एग्जाम्पल आप दे सकते हो रेटिना, जो कि हमारी आंखों में पाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, बाईपोलर एक्सॉन्स होते हैं, बाईपोलर आप कह सकते हो वहां पर न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें वन एक्सॉन और वन डेंड्रॉइड्स होते हैं। यूनिपोलर की हम बात करते हैं, अगर यूनिपोलर एक्सॉन्स की बात करेंगे तो इसमें केवल और केवल एक एक्सॉन्स पाया जाता है। कह सकते हो कि जो एक तरीके के कशेरुकीय प्राणी होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वर्टेब्री पाई जाती है, तो जो उनमें एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये वर्टिब्रीज एम्ब्रियो। ठीक है, यानी कि जो कशेरुकीय एनिमल्स हैं उनके भ्रूण में पाया जाता है क्या, यूनिपोलर एक्सॉन्स पाया जाता है जिसमें केवल एक एक्सॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या समझा, मेजर पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स कौन कौन सा, सेल बॉडी पढ़ा आपने। ठीक है, एक्सॉन्स पढ़ा आपने, डेंड्रॉइड्स पढ़ा। डेंड्रॉइड्स क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, और एक्सॉन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। और नेक्स्ट आपका जो बीच में सेल बॉडी है, ठीक है, उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मा भरा होता है और उसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि मेन पार्ट होता है वो किसका, न्यूरॉन्स का। ठीक है, तो ये हो गया न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट। इसीलिए ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि किसका बना होता है, न्यूरॉन्स के बने होते हैं। और नेक्स्ट इसमें एक बीमारी होती है, आपने सुना होगा ब्रेन में EEG। ठीक है, ECG आपने सुना होगा हार्ट के केस में, और EEG आपने सुना है किसके केस में, ब्रेन के केस में। ठीक है, EEG का फुल फॉर्म याद रखना और इसका काम क्या होता है आपको ये भी याद रखना है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी क्या करते हैं, इसमें ब्रेन के फंक्शंस को पता लगाने का कार्य, यानी कि ब्रेन का कार्य क्या है, क्या कार्य कर रहा है इस टाइम पर, ब्रेन आपका कौन सा फंक्शन कर रहा है, उसका पता लगाने के लिए EEG किया जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आपके तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए, ANS, PNS, CNS, और उसके बाद न्यूरॉन्स भी हो गया कंप्लीट, पूरा का पूरा नर्व सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं कि आपकी बॉडी में केमिकल मैसेंजर या मैसेज को वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। इसीलिए बोला जाता है कि ये क्या करता है, बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम स्थापित करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, आई, ईयर, ठीक है, ये पांचों पार्ट जो है, नोज, टंग, तो इसके ये पांचों हम डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।